कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो काफी डेंजरस मानी जाती है, लेकिन अपनी यान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो एक ट्री डॉक्टर है, यानी पेड़ पौधों की डॉक्टर, और इस वक्त भी बेचारी एक पेड़ का इलाज कर रही है। उसकी ट्रिमिंग करती है, उसे न्यूट्रिएंट का इंजेक्शन देती है और पेड़ से बातें भी करती है। चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। भाई कोई भी देखेगा तो बोलेगा लड़की पागल है, पेड़ से कौन बात करता है। और तो और वो पेड़ से पूछती है, यार इस पहाड़ के मालिक ने तुम सबको अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसकी यही आदत उसे सबसे अलग बनाती है। खैर, यान अपना काम कर ही रही थी कि उसे रियलाइज होता है कि आज की रात कुछ ज्यादा ही शांत है। मतलब तूफान से पहले की शांति जैसा फील हो रहा था। और भाई फील बिल्कुल सही था। उसी पहाड़ पर थोड़ी दूर एक आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो एक गड्ढे में गिरने ही वाला था और उसका पीछा कर रहा था एक साइको किलर। विक्टिम बेचारा चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। लेकिन वो साइको हंसकर बोलता है, अबे बचने की नहीं, जल्दी मरने की दुआ मांग, शो तो अभी शुरू हुआ है। और ये बोलकर वो उस आदमी को लात मारकर उस गड्ढे में ढकेल देता है। और ठीक उसी टाइम गलती से अपनी हीरोइन यान उस सीन में एंट्री ले लेती है। दूर से वो ये सब देख लेती है और उसकी सांसें ही अटक जाती है। वो समझ जाती है कि भाई ये तो लाइव मर्डर चल रहा है, फौरन पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। वो दबे पांव पीछे हटते हुए फोन निकालने लगती है, लेकिन तभी कड़ाक, गलती से उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ जाता है और आवाज हो जाती है। साइको किलर जो लाश को मिट्टी से ढक रहा था, आवाज सुनकर रुक जाता है। यान के तो पसीने छूट जाते हैं। वो दुआ करती है कि उसे किसी ने न देखा हो। तभी उसकी नजर उस किलर के पास पड़ी एक और बॉडी पर जाती है। अब तो कंफर्म हो गया कि ये बंदा प्रोफेशनल सीरियल किलर है। यान अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, भागे या छुपे रहे, कि उस साइको की नजर यान पर पड़ जाती है। गेम ओवर भाई। किलर अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल लाकर बोलता है, ओ तो तुम भागने का प्लान नहीं कर रही। बस भाग वर्ड सुनना ही काफी था। यान ने आओ देखा ना ताओ ऐसी रेस लगाई जैसे यूसेन बोल्ट की आत्मा उसके अंदर आ गई हो। वो साइको अभी भी हंस रहा था। उसने यान को थोड़ा आगे जाने दिया। सोचो कितना बड़ा वाला साइको होगा। जा जीले अपनी जिंदगी वाला सीन दे रहा है। भागते भागते यान पुलिस को कॉल लगा लेती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट देखो, पुलिस वाले इस बात पर फोकस करने के बजाय कि लड़की खतरे में है, उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं। आपको पक्का पता है कि वो इंसान ही था जिसे दफनाया जा रहा था? अबे ओए, कॉमेडी चल रही है क्या यहाँ? यान बेचारी गुस्से में कहती है, हाँ भाई इंसान ही था, और अपना नाम बताकर अनुरोध करती है कि जल्दी आओ इससे पहले कि मेरी भी बॉडी मिले यहाँ। ऑफिसर कहता है, टीम भेज दी है, लेकिन प्रैंक निकला तो फाइन लगेगा। यान कहती है, फाइन ले लेना, बस आ जाओ। तभी उसकी गर्दन पर कुछ तार स्ट्रिंग्स आकर लिपट जाते हैं। पलट कर देखती है तो सामने वही साइको किलर खड़ा था, हाथ में यान का चेनसॉ यानी आरी पकड़े हुए। वो हंसकर कहता है, तुमने अपनी आरी गिरा दी, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। और आरी उसे थमा देता है। यान को लगता है बस आज तो चैप्टर क्लोज। सारी जिंदगी शांति से गुजारी और अब जब सपने पूरे होने वाले थे तो एक किलर के हाथों मरेगी। लेकिन नहीं, जीने की इच्छा उसके अंदर आग लगा देती है। वो वही चेनसॉ उठाती है और पूरी ताकत से किलर के मुंह पर दे मारती है। मगर व्हाट? किलर को बस हल्की सी खरोच आती है और वो ठीक ठाक खड़ा रहता है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह डर था। यान समझ नहीं पाती कि ये डर क्यों रहा है। और फिर आता है स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जिसे गड्ढे में दफनाया जा रहा था, वो आदमी उठता है, पीछे से आता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस साइको किलर के सर पर दे मारता है। किलर बेचारा फाइट बैक करने की कोशिश करता है पर बेहोश होकर गिर जाता है। यान तो शॉक में है। जिसको विक्टिम समझ रही थी वो तो हीरो निकला। जैसे ही किलर गिरता है, वो आदमी पत्थर फेंक कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब सीन में कौन बचा? अपनी डरी सहमी यान और सामने बेहोश पड़ा एक सीरियल किलर। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगले 2 साल तक ये साइको किलर यान का सीक्रेट पेशेंट बनकर रहने वाला था। 2 साल बाद किलर अभी भी कोमा में है और यान अपनी ट्री डॉक्टर की लाइफ जी रही है। एक स्कूल में प्रिंसिपल को समझा रही है कि उनके स्कूल के पेड़ को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, यानी पेड़ को पॉटी की प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल बेचारा परेशान होकर चिल्ला रहा है, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है। वो गुस्से में इतना जोर से चिल्लाता है कि आसपास के बच्चे डर जाते हैं। प्रिंसिपल बेचारा सा मुंह बनाकर यान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैडम, ये पेड़ तो स्कूल की शान है, बच्चों के लिए हरियाली का प्रतीक है, प्लीज इसे बचा लो।
और अपनी यान भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन उस बुढ़ा के दिमाग में चल रहा था एक मास्टर स्कैम। उसका प्लान था कि वो यान से पहले खूब मेहनत करवाएगा और जब पेड़ ठीक हो जाएंगे तो वो उन्हें फिर से खराब कर देगा। फिर क्या, वो यान पर केस करके अपने पैसे वापस लेगा और उल्टा उससे और पैसे लूट लेगा। सोच देख रहे हो इसकी? ये तो यान की बातें सुन भी नहीं रहा था, बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि क्या सॉलिड प्लान बनाया है। उसको लगा कि उसने तो पूरा मैदान मार लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिसे बेवकूफ समझ रहा है वो सबकी बाप है। यान अचानक उससे कहती है, प्रिंसिपल सर, आप कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनते ही प्रिंसिपल की हवा टाइट हो जाती है। यान कहती है, मैंने सुना है स्कूल में नई बिल्डिंग बनी है। और फिर वो उसको पूरी लिस्ट गिनवाती है कि बिल्डिंग बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ। फिर वो सीधा पॉइंट पर आती है और आरोप लगाती है, आपने बिल्डिंग का सारा बचा हुआ कचरा, सीमेंट, पत्थर सब कुछ इस पेड़ की मिट्टी में मिलाकर दफन कर दिया है ताकि कचरा ठिकाने में पैसे खर्च ना करना पड़े। भाई यान ने तो उसकी पूरी पोल खोल दी। वो कहती है इसी वजह से पेड़ की जड़ें खराब हो रही हैं और उसकी ग्रोथ रुक गई है। प्रिंसिपल अभी भी अनजान बनने की एक्टिंग करता है, पर यान उस पर और जोर डालती है। थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपने एक जीते जागते पेड़ को मारने की कोशिश की। मैं अभी सिटी हॉल में रिपोर्ट करती हूँ, जितना बचाया है ना उससे डबल भरना पड़ेगा। जैसे ही प्रिंसिपल को समझ आता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, वो यान के पैरों में गिरने को हो जाता है। नहीं मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए। यान पहले तो जाने लगती है, पर फिर सोचती है कि अगर ऐसे खाली हाथ वापस गई तो बॉस से डांट पड़ेगी। तो वो वापस आती है, प्रिंसिपल को अपना कार्ड देती है और एकदम स्वीट सी स्माइल के साथ कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ जो पेड़ों की आवाज बनना चाहती है। मैं पेड़ पौधों को बचाने में बेस्ट हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप जैसे उनके गार्डियंस को एलिमिनेट करने में भी एक्सपर्ट हूँ। भाई साहब, क्या वार्निंग दी है! चेहरे पे स्माइल और बातों में एटम बम। प्रिंसिपल की तो बोलती बंद हो जाती है। यन उसे ट्रियो हॉस्पिटल आते रहना बोलकर वहां से निकल जाती है। अब यन ऑफिस वापस जा रही थी और सोच रही थी कि लड़की डॉक्टर होने के कारण लोग उसे कितना हल्का समझते हैं, पर उसे इन बुड्ढों से डील करना आता है। वो अपनी ही सोच में गुम थी और तभी फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी बॉस थी और वो भी फुल पैनिक मोड में। बॉस चिल्लाकर कहती है, यन, अगर तू 5 मिनट में यहाँ नहीं पहुंची तो मैं सेकंड फ्लोर का दरवाजा तोड़ दूंगी। सेकंड फ्लोर, ये सुनते ही यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों सेकंड फ्लोर पर ही तो उसने उस साइको किलर को छुपा रखा है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और बॉस को समझाने की कोशिश करती है, अरे वहां से आवाज कैसे आएगी, वो कमरा तो खाली है। लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है, मुझे कोई आवाज आई है और मैंने तो ताला तोड़ने वाले यानी लॉक स्मिथ को भी बुला लिया है। अब तो यान की ऐसी फटी, वो बॉस से अनुरोध करती है, प्लीज बस 3 मिनट दो, मेरे आने तक दरवाजा मत खोलना। फोन कट जाता है। इधर लॉक स्मिथ बॉस से पूछता है, तो मैं ताला तोड़ूं? और बॉस कहती है, हाँ शुरू हो जाओ। भाई रेस अगेंस्ट टाइम शुरू हो चुकी थी। अगर यान 1 सेकंड भी लेट हुई तो उसका सबसे बड़ा राज, वो कोमा में पड़ा किलर, सबके सामने आ जाएगा। इधर लॉकस्मिथ ताले पर काम शुरू करता है, उधर यान रॉकेट की स्पीड से ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रही है। लॉकस्मिथ जैसे ही ताला खोलने वाला होता है, धड़ाम, यान दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे रोक देती है जस्ट इन टाइम। वो लॉकस्मिथ को पैसे देकर वहां से भगा देती है। उसकी बॉस बहुत गुस्से में थी। इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? मुझे देखना था उस कमरे में ऐसा क्या है। यान गुस्से में अपनी बॉस का कॉलर पकड़ती है और याद दिलाती है, मैंने कहा था ना सेकंड फ्लोर ऑफ लिमिट्स है, उसका मालिक कोई और है। लेकिन बॉस उसकी बातों को झड़क देती है, तू हमेशा बहाने बनाती है। मुझे लगता है तूने वहां सोने के बिस्किट यानी गोल्ड बार्स छुपा रखे हैं। चिंता मत कर, मैं चोरी नहीं करूंगी। यान बेचारी क्या करती, वो तो चाहती थी कि कोई इस मुसीबत यानी किलर को उससे चुरा ले जाए, लेकिन अपनी बॉस को सेफ रखने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है कि कमरा सच में खाली है। यान की बॉस उस खाली कमरे में जाना चाहती है, लेकिन यान उसे अजीब बहाने देकर रोक देती है। सवाल यह है कि यान इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है कि अगर वो राज खुल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? चलो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं 2 साल पीछे फ्लैशबैक में। ये बात है उस हादसे के ठीक अगले दिन की। यान जब होश में आती है तो वो अपने घर पर नहीं थी। उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और वो एक अजीब सी डरावनी जगह पर बंद थी, और उसके ठीक सामने चेयर पर एक आदमी बड़े आराम से बैठा था। यान पहले तो कंफ्यूज हो जाती है। उसे बस इतना याद था कि वो पहाड़ पर थी, लेकिन तभी उसकी नजर आसपास जाती है
और उसकी रूह कांप जाती है। वो एक बुचर खाने, स्लॉटर हाउस में थी, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े थे। ये मंजर देखकर यान के होश उड़ जाते हैं और वो पैनिक करने लगती है। तब तक शांति से बैठा हुआ आदमी, जिसका नाम था क्वान गिजॉक, आखिरकार अपना मुंह खोलता है। वो यान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? यान डरी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्वान साफ साफ कहता है, जिस आदमी को तुमने मारने की कोशिश की वो मेरा छोटा भाई है। ये सुनते ही यान को समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। मतलब छोटा भाई साइको किलर, तो बड़ा भाई तो उससे भी बड़ा वाला होगा। लेकिन यान चुप नहीं रहती। वो हिम्मत करके कहती है, आपको गलत फहमी हुई है, मैं बस अपना बचाव कर रही थी, आखिरी बार तो मैंने किया भी नहीं था। यान उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसका भाई लोगों को मार रहा था और लाशें दफना रहा था। अब सुनो इस बड़े भाई का जवाब। वो एकदम आराम से पूछता है, तो एक आदमी को दफना ही रहा था ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? भाई साहब, इसका रिएक्शन देखकर तो यान को कंफर्म हो गया कि ये पूरा खानदान ही अजीब है। क्वान कहता है, मुझे तो बस इस बात से गुस्सा है कि तुम लोगों ने मेरे भाई का फन इंटरप्ट कर दिया। वैसे तुम्हारा मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है? ये कैसा सवाल है भाई? यान बेचारी क्या जवाब देती? वो समझ गई कि इसके सामने लॉजिक और कॉमन सेंस की बातें करना बेकार है। वो फिर से भीख मांगने लगती है, प्लीज मैंने उसे बेहोश नहीं किया, मैं तो बस पेड़ों की देखभाल करने गई थी। अपनी जान बचाने के लिए यान आखिर में चुगली कर देती है। वो कुआन को बता देती है कि उसके भाई को उस आदमी ने पत्थर से मारा था जिसे वो दफनाने जा रहा था। और हाँ, उसने ये भी कन्फेस किया कि उसने सेल्फ डिफेंस में चेन सॉ से अटैक किया था। लेकिन ये बड़ा भाई कुआन भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। वो यान की कहानी में एक झोल पकड़ लेता है। वो कहता है, मेरे भाई के कान बहुत तेज हैं, ये हो ही नहीं सकता कि कोई पीछे से आए और उसे पत्थर से मार दे और उसे पता भी ना चले। यान की तो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे लगता है अब वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। पर तभी जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, ऊपर वाले ने एक दरवाजा खोल दिया। कुआन अचानक जान का नाम लेता है और कहता है, सुनो, मुझे डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहूं तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर डालकर तुम्हें गुनहगार साबित कर सकता हूं। वो आगे कहता है, लेकिन क्योंकि तुम वो आखिरी इंसान थी जिसने मेरे भाई को कोमा में जाने से पहले देखा था, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और फिर वो उसके सामने एक डील रखता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि यान उसके छोटे भाई किलर की देखभाल करेगी जब तक कि क्वान असली गुनहगार पत्थर मारने वाले को ढूंढ नहीं लेता। और जिस दिन वो गुनहगार मिल जाएगा, क्वान उसे यान की जगह पर ले आएगा। यान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो इस तरह पिछले 2 साल से यान उस साइको किलर जिसका नाम हुआन च्यू है की देखभाल कर रही थी। क्वान इतना पावरफुल था कि उसने एक ही दिन में क्राइम सीन साफ करवा दिया। पुलिस ने उल्टा यान पर झूठी रिपोर्ट का फाइन लगा दिया और यान के घर पर 2nd फ्लोर एक रात में बनवाकर मेडिकल स्टाफ भी लगा दिया। यान समझ गई थी कि अमीर और पावरफुल लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो हर रोज बस एक ही दुआ मांगती थी, हे भगवान, प्लीज इस हुआन च्यू को कभी होश में मत आने देना। अगर ये सोया रहेगा तभी मेरी लाइफ शांति से चलेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर दुआ कबूल नहीं होती। उस रात जब यान हमेशा की तरह च्यू को चेक करने उसके कमरे में जाती है, उसकी नजर च्यू के हाथ पर पड़ती है। उस साइको किलर की उंगली हिलती है। जी हाँ दोस्तों, यान की सबसे बड़ी दुआ अनसुनी रह गई है। किलर के होश में आने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। भाई अब क्या होगा? किलर उठ गया तो यान का क्या हाल करेगा? और क्या यान उसके जागने से पहले उस असली गुनहगार को ढूंढ पाएगी? अगले दिन यान अपने काम में बिजी थी, तभी उसकी बॉस का कॉल आता है। बॉस कहती है, सुनो, सोल लैंडस्केपिंग कंपनी के बेटे को चेकआउट करके आना। यान को लगता है उसकी बुद्धि बॉस को इस उम्र में इश्क हो गया है, तो वो मजाक में कहती है, अरे वो तो आपके पोते की उम्र का है। लेकिन तभी बॉस एक बम फोड़ती है। वो कहती है, अरे वो लड़का मेरे लिए नहीं, तेरे लिए है। वो कोरिया आए हैं शादी के लिए लड़की ढूंढे और ये हमारे लिए बेस्ट मौका है। यान बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, कैसा मौका? तो बॉस पूरा बिजनेस प्लान समझाती है। उनका ट्री हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है। उनके कॉम्पिटिटर डोंगू हॉस्पिटल ने सारे क्लाइंट्स चुरा लिए हैं और उनका बिजनेस बस थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिंदा है। उन्हें फंडिंग चाहिए।
और बॉस का मास्टर प्लान क्या है? यान उस अमीर लड़के से शादी कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बॉस ने तो हद कर दी, उसने यान के लिए मीटिंग का क्यू नंबर भी ले लिया था। ये सुनकर यान साफ मना कर देती है, मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। इस पर जो बॉस का रिप्लाई आता है ना, हंसी आ जाएगी। बॉस कहती है, अबे चुप कर, तेरे में गोल्ड डिगर वाले स्किल्स और पर्सनालिटी दोनों ही नहीं है, तो ड्रामेटिक मत बन, बस जा उससे मिल और एक अच्छा इंप्रेशन बना। भाई सॉलिड बेइज्जती। खैर पता चलता है कि उस लड़के के बाप और यान के बॉस पहले साथ में काम करते थे, इसलिए उन्होंने ही ये रिश्ता लाया था। बॉस बेचारी यान को समझाती है कि अच्छा पति किस्मत से नहीं दिमाग से चुना जाता है, लेकिन यान गुस्से में गार्डन चेक करने के बहाने वहां से निकल जाती है। बाहर धूप में खड़े होकर यान सोचती है, ये रिश्ते नाते मेरे लिए जहर हैं, मुझे बस एक शांत सी लाइफ चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है, शांत लाइफ? अबे मेरे घर के सेकंड फ्लोर पर एक सीरियल किलर बेहोश पड़ा है, काहे की शांत लाइफ? उसे वो दिन याद आते हैं जब वो उस किलर चू को घर लाई थी। शुरू में वो इतना डरती थी कि उसे नींद नहीं आती थी, उसे लगता था कि वो कभी भी उठ सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और चू बेहोशी पड़ा रहा, उसका डर रिलीफ में बदल गया। खैर दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन असली हंगामा तो रात में होने वाला था। रात को सोने से पहले यान का एक डेली रिचुअल था। वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाती, चू को चेक करती और दुआ मांगती कि वो कभी ना उठे। लेकिन दोस्तों, आज उसकी सारी दुआएं बेकार हो चुकी थी। जैसे ही यान कमरे में जाती है,